हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड फिजिक्स के 10 इंपोर्टेंट डेरिवेशन और लॉन्ग थ्योरिकल क्वेश्चन। तो क्या है, आज हमने 3 चैप्टर लिए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस प्रकाश वैद्युत प्रभाव, परमाणु और नाभिक। इनके 10 इंपोर्टेंट डेरिवेशन और लॉन्ग थ्योरिकल क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं, क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन के साथ। क्या है, फर्स्ट फिजिक्स के ओनली 2 लेक्चर में हमने 20 डेरिवेशन विद सॉल्यूशन विद क्वेश्चन के करा लिए। अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। और ज्यादा लॉन्ग भी नहीं, ऐसे नहीं कि 8-8 10-10 घंटे की क्लास ले रहे हैं तब कराइए। ओनली 35-40 मिनट की 2 वीडियो है, टोटल सॉल्यूशन टोटल क्वेश्चन के साथ है। इसको क्या करेंगे, हम आज 10 कराएंगे, उसके बाद एक लेक्चर और लेंगे इसका, और दोनों फिजिक्स हमारे 4 वीडियो में 30-30 35-35 40-40 मिनट की में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बड़े फास्टली रिवाइज कर सकते हैं, सबसे फास्टली रिवाइज कर सकते हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से। तो क्या है, आज हम शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास को, और एकदम टेक्निक के साथ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन कराएंगे डेरिवेशन कराएंगे, क्वेश्चन भी लिए, इसलिए क्वेश्चन लिए क्योंकि कुछ बच्चों को बेचारों को प्रॉब्लम आती है, उन्हें यही नहीं पता कि डेरिवेशन उन्होंने समझ ले एग्जाम में पूछेगा कैसे। आपकी सब दिक्कत खत्म करते हुए हमने एकदम अच्छे एनालाइज के साथ इसको बनाया है। तो क्या होगा, पहला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव ऐसा होता है, यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। क्या है, यहाँ पे हमारा इस तरह का डायग्राम होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इस वायर को काट के 2 प्लेटें लगाई हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है तो प्लेट का पॉजिटिव सिरा, ये बैटरी का निगेटिव सिरा तो ये प्लेट का भी निगेटिव सिरा। क्या करते हैं, हम निगेटिव वाली प्लेट पर प्रकाश डालते हैं। प्रकाश डालते हैं किसके रूप में, फोटोन के रूप में, और उसकी ऊर्जा h भी होती है। ये ऊर्जा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेकर प्लेट से, ऋणात्मक प्लेट से बाहर आ जाता है, वो पॉजिटिव प्लेट पर चला जाता है, और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक इससे इलेक्ट्रॉन माइनस से निकल के प्लस पे नहीं पहुंचेंगे, सर्किट पूरा नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हमने वायर को काट के 2 प्लेटें लगाई है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, प्रकाश को इस पे डाला और यहाँ पे हमने करंट फ्लो कराया। इसी को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश ने धारा बहाई, इसका सिंपल मीन्स ये होता है। अब हम समझने वाले क्या क्या नियम थे। धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता का मीन समझो, तीव्रता का मीन है 1 सेकंड में फोटोनों की संख्या। मान लो कि एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अब यहाँ पे अगर 1 सेकंड में 10 फोटोन डाले तो तीव्रता कितनी होगी, 10 हो गई, तो वो 10 इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। 20 अगर डाले फोटोन तो तीव्रता 20 हो गई, 20 इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। इसका मीन्स क्या हुआ, जितने फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे और विद्युत धारा इतनी ज्यादा बहेगी। तो पहली लाइन समझ आ गई होगी कि धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होगी। मतलब जितने फोटोन ज्यादा आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्सर्जित होंगे। दूसरी लाइन है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुपाती होती है। कहने का मीन्स इसका ये है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी। उसने बोला अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगी तो इससे जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे तो उसकी गति ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन कौन सा होता है हमारा, 1/2 mb max का स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस के म्यू नॉट। ये क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा है, ये क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा। अब देखो यहाँ पे रटना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम टेक्निकल तरीके से सीखना है। यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे आपतित फोटोन की, ये क्या है, ये है आपतित फोटोन की आवृत्ति और ये है दहली आवृत्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी ज्यादा आपतित फोटोन की आवृत्ति होगी इतनी क्या होगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो यही इसने सेकंड लाइन में बोला है। फिर क्या है, अब उसने बोला यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आवृत्ति से क्या होगा, आवृत्ति से कम हो तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसका कहने का मीन्स ये है कि किसी भी पृष्ठ से उत्सर्जित
धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए, उससे अगर कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। मान लो आने वाले फोटोन की आवृत्ति कितनी है, h म्यू, ये ऊर्जा है और क्या है, इसकी म्यू आवृत्ति है। अब इस प्लेट से उत्सर्जित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मिनिमम आवृत्ति कितनी चाहिए, म्यू नॉट चाहिए। अगर आने वाले फोटोन की आवृत्ति म्यू नॉट से भी कम होगी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, आने वाले फोटोन की जो आवृत्ति होगी अगर म्यू नॉट से भी क्या होगी, ग्रेटर देन नहीं बनाना, ग्रेटर देन बनना बार बार, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, आने वाले जो फोटोन की आवृत्ति है वो क्या दहली आवृत्ति से भी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसने यही बोला क्या, यदि आपके प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से कम होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। फिर क्या है, नेक्स्ट लाइन है, धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने तथा उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि फोटोन तो आया इस पे आज, इलेक्ट्रॉन इस सतह से कल को उत्सर्जित होगा, समय नहीं लगता, आया उत्सर्जित हो गया। पहला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, कंप्लीटली कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमारी डेरिवेशन है वो थ्योरिकल था, यहाँ पे डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या बोलती है, तो इसका क्वेश्चन हमने डेरिवेशन को लिया है, इसके क्वेश्चन को भी लिया है, उसके सॉल्यूशन को भी लिया है। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का समीकरण बताना है। आपको कौन सा आर्टिकल प्रूफ करना है, जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है उसका आर्टिकल आपको प्रूफ करना है। अब देखो होता क्या है, आपने यहाँ पे देखा था, आपने यहाँ पे देखा था, क्या किया था, आपने फोटोन इस प्लेट पे डाले, प्लेट से क्या हुई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। इसी प्लेट को हमने इस तरह से बना लिया, लॉन्ग बना लिया। अब ये तो सबको पता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है कि कोई भी धातु होती है तो वो किसकी बनी होती है, परमाणुओं की बनी होती है। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ कोष होते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस धातु के अंदर ओनली एक परमाणु को दिखाया है, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे समझाने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे ये होता है हमारा एक फोटोन, क्योंकि प्रकाश जो चलता है किसके रूप में चलता है, फोटोन एक पैकेट के रूप में चलता है। तो क्या है, ये हमारा एक फोटोन है, ये तो समझ रहे हो ना, प्रकाश किसके रूप में चलता है, पैकेट के रूप में। और किसका पैकेट होता है, फोटोन, एनर्जी का पैकेट। उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू। अब यहाँ पे समझो आप, यहाँ से एक फोटोन आया, फोटोन की ऊर्जा कितनी है, एच म्यू है, एच म्यू है। अब ये आया, आने के बाद इसने ऊर्जा किसे दे दी, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे दी। ठीक, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर पहले तो जहां भी था वो अंदर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो जहां पे भी होगा वहां से लेके वो पृष्ठ तक आने के लिए पहले कार्य करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये वाली कुछ ऊर्जा तो इसे परमाणु से लेके पृष्ठ तक आने में कार्य के रूप में खर्च हो गई। फिर जो ऊर्जा बचेगी उसे पृष्ठ से, जब ये पृष्ठ पे आ जाएगा फिर ये गति करके बाहर भाग जाएगा। तो ये आने वाली जो एनर्जी है दो रूपों में खर्च हो रही है। कहाँ, एक तो ये इसके अंदर से सतह तक आने में कार्य कर रहा है, उसमें खर्च हो रही है। दूसरा, जब ये सतह पे आ जाता है तो फिर ये गति करके भागता है यहाँ पे, तो वो बाकी एनर्जी से इसी की गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है। क्लियर, समझ में आ गई। तो फोटोन की एनर्जी से काय दो रूपों में खर्च करता है, एक तो कार्य में और एक गतिज ऊर्जा में। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, शायद आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखो, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कहते, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। प्रकाश कैसे चलता है, क्योंकि अपनी रिवीजन क्लास है, इतना तो पता ही होगा ना, प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, किरण के रूप में भी चलता है। और फोटोन का मीन्स क्या होता है, फोटोन का मीन्स होता है ऊर्जा का एक पैकेट के रूप में चलता है। वही तो हम समझ रहे थे, एक पैकेट आया, उस पैकेट की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन ने कुछ ऊर्जा कार्य में खर्च कर दी, बाकी भागने में खर्च कर दी। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अब आर्टिकल को करने वाले हम लिखेंगे बड़े सिंपल वे में। क्या लिखेंगे, आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन, आपतित, सॉरी यहाँ पे ये हो गया, आपतित फोटोन की ऊर्जा,
आपके इस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, E इज इक्वल टू एच म्यू। ये हो गई। अब ये ऊर्जा किस रूप में खर्च होगी, दो रूपों में, एक तो कार्य करने में जिसे कार्य फलन भी कहते हैं, और एक किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। और ये गतिज ऊर्जा होती है इसकी मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम mx लगाते हैं, mx का मीन मैक्सिमम। तो हम क्या लिखेंगे, यह ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है, दो रूपों में क्या होती है, रूपों में खर्च होती है, खर्च होती है। कौन कौन से, नंबर एक, कार्य फलन के रूप में या कार्य के रूप में, कार्य फलन के रूप में, कार्य फलन किसके रूप में, W इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है यहाँ पे इसकी दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति का मीन्स होता है वो मिनिमम आवृत्ति जिस आवृत्ति से इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है, उससे कम आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में यही बोला था उसने। दूसरा क्या है, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में, किसमें, गतिज ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में। तो गतिज ऊर्जा के रूप में मीन्स क्या, हमारी E, और E कितनी लेनी है हमें, E मैक्स लेनी है। E कितनी लेनी है, मैक्स। E मैक्स कितना आएगा, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। ये हो गई। तो ये टोटल एनर्जी दो रूपों में खर्च हो जाएगी, आपको दिख रहा है सामने, इस तरह से खर्च हो रही है। तो क्या होगी, ये एनर्जी इन दोनों के बराबर होगी ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, कुल एनर्जी मीन्स कुल ऊर्जा। क्या होगा यहाँ पे, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या होगी, E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा अपना W प्लस E मैक्स। दो रूप में खर्च हो रही है ना, ये वाली ऊर्जा इसमें खर्च हो रही है, तो सीधी सी बात है ये कुल ऊर्जा इसके बराबर होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, E मैक्स प्लस W। हमें किसका सूत्र निकालना है, अधिकतम ऊर्जा का, इसका निकालना है, तो इसको इस साइड ले जाओ। तो क्या होगा, E मैक्स होगा। इसको हम जब इधर लेके आए, क्योंकि इसको एक साइड करना है, जिसको निकालते हैं उसको एक साइड कर लेते हैं और बाकी को सबको एक साइड कर लेते हैं। तो हमें इसको निकालना है, तो इसको यहाँ पे रहने दो, W को इधर ले आओ। अब आप समझेंगे कि मैं इसे कैसे ले आया, मैं दोनों तरीके से लिख के दिखाया था, कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हो गया। पहले वैसे दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसको चेंज कर देंगे। जब आप W को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस के W इज इक्वल टू E मैक्स। अब आप इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो, E मैक्स बराबर E माइनस W। अब यहाँ पे ध्यान रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है, E मैक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी है, h म्यू, तो h म्यू रख दिया, और इसकी वैल्यू W कितनी है, h म्यू नॉट, तो यहाँ पे माइनस करके h म्यू नॉट रख दिया। यहाँ से क्या होगा, ये तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर, h हमारा कॉमन आ जाएगा, तो v माइनस के v नॉट, सॉरी v नहीं, म्यू माइनस के v नॉट। ये हो गया, सिंपल सा आर्टिकल था। चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, हमें क्या करना, फोटोन के, उसने आगे बोला फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र निकालिए। कभी कभी ये भी बोलता है कि डी ब्रुगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। दोनों करेंगे, आपको जहां तक बोले वहां तक पे आप छोड़ देंगे। यहाँ पे बोला द्रव्यमान का। अब देखो क्या होता है, जो हमारा फोटोन होता है और उसके मीन्स भी आप समझ लो, ये मीन्स क्या है, मैंने लिख दिए थे सब। यहाँ पे देखो, म्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति है, W क्या है, कार्यफलन, ये कार्य बोल दो, V क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, और M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहाँ पे देखो यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू फोटोन की आवृत्ति, M क्या है, फोटोन का द्रव्यमान, और V क्या है, फोटोन का वेग। यहाँ पे देखो क्या होगा, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति की प्रकाश तरंगदैर्घ्य के साथ संबद्ध फोटोन की ऊर्जा कितनी, म्यू आवृत्ति की प्रकाश तरंग के साथ संबद्ध फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, h म्यू होगी। यदि फोटोन का द्रव्यमान m हो तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसका मीन्स ये है कि फोटोन की ऊर्जा हम दो रूपों में लिख सकते हैं। कैसे कैसे,
यहाँ पे क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख के दिखाता हूँ, ये लाइन ज्यादा बड़ी लग रही है तो, म्यू आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, म्यू इज इक्वल टू एच म्यू। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फिर एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान, द्रव्यमान के फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। इसका मीन्स ये है, आप इसको समझने की कोशिश करो कि अगर आप फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के रूप में देंगे तो E बराबर एच म्यू आएगा, अगर फोटोन की ऊर्जा आप द्रव्यमान के रूप में दोगे तो E बराबर mc² आ जाएगा। है तो दोनों फोटोन की ऊर्जा और दोनों क्या है, दोनों बराबर होंगे, सीधी बात है, फोटोन की ऊर्जा दोनों बराबर होंगी, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण कौन से थे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। अब आप E का मान रख सकते हो, E का मान क्या है, E का मान क्या है, E का मान है एच म्यू, तो क्या इस इक्वेशन में E की जगह एच म्यू रख सकते हो, या ऐसा कर लो कि ये क्या है, E बराबर mc², तो इसकी जगह रख दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, E की जगह क्या रख देंगे, एच म्यू इज इक्वल टू mc²। क्लियर। अब क्या करना भाई, उसने पूछा है द्रव्यमान का, तो m का निकालना है, तो m का जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, m का जब निकालेंगे तो m को एक साइड बाकी इसको एक साइड, तो h म्यू, आप क्या करेंगे, c इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा c² और यहाँ पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा, m हो गया। अब देखो क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा होता है, तो क्या मैं म्यू की जगह c अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ जी, तो क्या है h, यहाँ पे क्या अपना c² चल रहा नीचे, इसकी जगह मैंने लिख दिया c अपॉन लैम्डा, c से क्या हो गया, c वाई अपना कैंसल आउट हो गया इसका स्क्वायर, और m बराबर हमारा ये बचा, तो हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास h बचा, नीचे बचा c लैम्डा, ये तो हो गया द्रव्यमान की टर्म्स में, इसको ऐसे लिख दो आप या ऐसे लिख दो, इतना तो आप जानते हो, बात एक ही है, c लैम्डा, चाहे आप ये बोल दो कि h अपॉन सी लैम्डा बराबर है m के, या आप ये बोल दो m बराबर है h लैम्डा के, तो ये m का पूछेगा तो आप यहाँ तक करेंगे। कभी कभी वो बोलता था इसका डी ब्रोगली तरंग ठहरे के लिए सूत्र बताइए, तो उसे कैसे निकालेंगे, बस एक लाइन और बढ़ानी है आपको, अगर वो पूछेगा तो क्या करना है आपको, आपको लिखना है फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग, किसी का भी संवेग जो होता है वो कितना होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। अब क्या होगा, इसका संवेग p होगा, संवेग को p से शो करते हैं, फोटोन का द्रव्यमान कितना है m, ऊपर लिख रखा है देखो, और वेग कितना है, वेग, फोटोन का वेग, सॉरी फोटोन क्या है, फोटोन क्या है, फोटोन क्या है हमारा, प्रकाश, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, c होती है, तो फोटोन का वेग कितना होगा, c होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पे m की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, m की वैल्यू उठा के जब रखोगे तो m की वैल्यू कितनी है, h अपॉन सी लैम्डा, h अपॉन सी लैम्डा इज इक्वल टू c, तो c से c गया तो हमारा आ गया p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ चुका है कि आप प्रूफ कीजिए, और इसका क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये भी आर्टिकल हमारा क्लियर हो गया। क्या है, मैं थोड़ा फास्टली रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, और समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं इतनी फास्ट करा रही हूँ कुछ समझ नहीं आएगा, समझाते हुए करा रही हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं बातें करके। आगे देखो, यहाँ पे अब आता है पहला चैप्टर था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स प्रकाश वर्ध प्रभाव, वो हो गया, उसके इतने इंपोर्टेंट थे आपको करने। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा चैप्टर परमाणु, यहाँ से 3 लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं, 3 में से एक आपको हर सेट में मिलेगा, बोर्ड कोई भी है। अब यहाँ पे देखो, वैसे भी आपको पता है यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, और जो कहने का मीन्स है जो वो हमारी एनसीईआरटी पे बेस बोर्ड है, उनके सिलेबस सेम ही। अब यहाँ पे क्या है,
हमारे क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। क्लियर? अब क्या है, इसे करने का एक यूनिक ट्रिक, एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर परमाणु का स्ट्रक्चर पता है तो ये लाइन तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। आपको क्या दिख रहा है परमाणु में? परमाणु में दिख रहा है आपको कि एक छोटा सा एरिया है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इस पर क्या होगा? ओवरऑल प्लस चार्ज होगा, और इसको बोलते हैं हम नाभिक। नाभिक होते हैं तो क्लियर हो गया कि नाभिक में प्लस चार्ज होता है। और आपको दिख रहा है परमाणु कितना बड़ा, नाभिक कितना छोटा है, तो आपको पता चल रहा है कि परमाणु की कंपेयर में नाभिक बहुत छोटा है, छोटा है। और आपको ये दिख रहा है ना कि देखो परमाणु ओवरऑल क्या है? खाली है, बस इतना सा नाभिक है, बाकी खाली पड़ा हुआ है। तो ये लाइंस आप रटे ना, बल्कि परमाणु के स्ट्रक्चर को देख के भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेहनत हो तो ऐसी हो जो एकदम इफेक्टिव हो, स्मार्ट तरीके से। ऐसे नहीं मेहनत कर रहे हो उल्टी सीधी, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इन लाइनों को आप इसे स्ट्रक्चर को देख के भी लिख सकते हो। तो क्या बोला था रदरफोर्ड ने? देखो आप देख के भी इसे लिख सकते हो। क्या? परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, आपको दिख रहा है खाली ही पड़ा हुआ है, बस नाभिक नाभिक के बीच में। दूसरा क्या बोला था? संपूर्ण धनावेश एक केंद्र में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। देखो सब प्रोटॉन नाभिक में है, नाभिक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए नाभिक पे प्लस चार्ज है। फिर क्या है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार में बहुत छोटा होता है। देखो परमाणु कितना बड़ा है, नाभिक कितना छोटा है। फिर उसने बोला नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, आपको साफ साफ दिख रहे हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। फिर उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ने नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बात करता हूँ, टेंशन ही नहीं, खत्म हो गया 1 मिनट का क्वेश्चन। ये देखो क्लियर? अब चलते हैं इसकी कमियां। अब इनकी कमियां भी देख लो। कमियां क्या थी? इन्होंने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। अब सबने बोला जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इंसान भी घूमेगा, तो सीधी सी बात है घूमेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक बार क्या होगा? उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो इंसान भी नीचे गिर जाएगा। तो सबने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसकी ऊर्जा खत्म होती जाती होगी, और एक टाइम ऐसा आता होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की सब ऊर्जा खत्म हो जाएगी, वो तो नाभिक में गिर जाएगा अंदर को। तो वो बता ही नहीं पाया ऐसा क्यों? तो वही पहली कमी थी। क्या? यह परमाणु मॉडल के स्थायित्व को समझाने में असफल रहे। स्थायित्व नहीं बता पाए, क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरा तो परमाणु खत्म, स्थायित्व खत्म। तो नहीं बता पाए कैसे घूम रहा, क्यों घूम रहा। दूसरा क्या था? यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रेखीय स्पेक्ट्रम का मीन्स होता है, जब आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, क्या? जब ऊपर से नीची कक्षा में आता है तो जब ऊपर से नीची कक्षा में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। उसको नहीं समझा पाई, काम खत्म, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है? नील बोहर के क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल स्पष्ट कीजिए। कौन सा मॉडल बताना है? बोहर का मॉडल बताना है। हम यहाँ पे हमने कमी बताई थी, टाइपिस्ट ने आज गड़बड़ कर दी, क्या कि कलर चेंज नहीं किया और थोड़ा पास पास लगा दिया, लेकिन आपको दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अब नील बोहर ने क्या किया? जो इनकी कमियां रह गई थी नील बोहर ने आगे क्लियर कर दिया, बस इतना ही किया है। क्या किया है? नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। बोहर ने निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित या स्थायी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे वो नहीं बता पाए थे ना कि घूमता है तो सबने बोला ऊर्जा उत्सर्जित करता होगा, इससे तो खत्म हो जाएगी, बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि घूमता तो है, लेकिन अपनी कक्षा में घूमेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, दूसरे की में घूमेगा तो करेगा। सीधी सी बात है, दूसरे की में जाएगा आएगा करेगा ऊर्जा उत्सर्जित, और घूमता ही नहीं है दूसरे की में, तो दूसरे की में तो जाता है बस वापस आ जाता है बहुत कम टाइम में। तो ये हो गया पहला। क्या है? उसने बोला घूमता रहता है। उन्हें वो क्या बोलते हैं? उनके स्थायी कक्षा। जैसे मान लो आपका घर है, आप अपने घर के अंदर कितना भी घूमो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं। फॉर एग्जाम्पल बाहर किसी घर जाओगे तो ऊर्जा उत्सर्जित आओगे तो इस तरह से ऊर्जा खर्च होगी, ये उसने बोला। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग का मान n इंटू h/2π का गुणन हो। इसका मीन समझो सिंपल में, ये लाइन बड़ी अजीब सी लगती है, सिंपल में समझो।
जैसे पहली वाली कक्षा का कोणीय संवेग कितना h/2 पाई है, दूसरी वाली का 2h/2 पाई है, तीसरी वाली का 3h/2 पाई है, 3h/2 पाई है। तो जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई होगा वो पहली में घूमेगा, जिसका कोणीय संवेग 2h/2 पाई होगा दूसरी में घूमेगा, जिसका कोणीय संवेग 3h/2 पाई होगा वो तीसरी में घूमेगा। ये बोलना चाह रही है। फिर वो क्या है, किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जब ये ऊपर वाली में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, और ऊपर से नीचे वाली में जाएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ये बता दिया था हमें, ये इसने बोला है। अपनी कक्षा में कितना भी राउंड लगाए ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा। ये भी हो गया अपना। यहाँ पे देखो, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में क्या सूचनाएं प्राप्त हुई। तो ये सूचनाएं आप आसानी से लिख सकते हो, जो आपने अभी सीखा है। आपने पहले देख लिया ना, आपने पहले देख लिया, परमाणु खा लिए, सी बात है। परमाणु बहुत बड़ा है, नाभिक बहुत छोटा है, ये पूरा खोखला है, ये आप पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे गया था, इसने किया गया था, अल्फा कण लिए थे, अल्फा कण लेके 108 की सोने की पन्नी थी, उस पर डाले थे, उससे ये निष्कर्ष निकाले थे। अब वहां पे तो इसे दिख नहीं रहे थे, वो तो अल्फा कण से डाल लेता, आपको तो सामने दिख रहा है ना, तो आप लिख सकते हो। देखो क्या उसने क्या, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जैसे मान लो आपके सामने कुछ नहीं है, बिल्कुल रास्ता क्लियर पड़ा है, तो आप सीधे निकल जाओगे, भीड़ होगी तो बच के जाओगे। तो जब अल्फा कण सीधे निकल गए, ना आइडिया लगाया, कोई सामने आया नहीं, इसका मतलब खाली है। दूसरा, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म भाग में पाया जाता है। क्योंकि इसने देखा कि ये भी सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, ये वाला कण क्या हुआ, हल्का सा विचलित हो गया। इसका मतलब यहाँ रोकने वाला कोई है, अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज और नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसने आइडिया लगा लिया कि ये भी पॉजिटिव है, अगर इसे ढकेलने वाला भी पॉजिटिव ही होगा, अगर इसे विचलित करता तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो उसने बता दिया कि भाई पॉजिटिव होगा वो। और क्या है, क्योंकि अगर बड़ा होता तो बहुत ज्यादा को ढकेलता, कम को ढकेला छोटा होगा, प्लस को प्लस से ढकेला है तो पॉजिटिव होगा। ये दो बातें बताई है उसने। देखो क्या होगा, प्रतिकर्षण के कारण बहुत कम कोण पर विचलित हुई, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म भाग में कम हुए ना विचलित। सीधी बात है। आगे क्या है, तीसरा, बहुत ही थोड़े कण वापस उसी पथ में लौट आए। अब बहुत थोड़े कण क्या हुए, वापस लौट आए। अगर मान लो ये इतना बड़ा होता तो इतने एरिया में आने वाले कण वापस लौट आते। अब ये इतना छोटा है तभी तो बहुत कम कण वापस आए। तो इसने आइडिया बता दिया। क्या बताया, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत छोटा है। तो ये लाइन आप इसको देख के भी लिख सकते हो, और आपको खुद भी पता है कि परमाणु का स्ट्रक्चर होता कैसा है, उससे भी लिख सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे। तो हमारा दूसरा चैप्टर भी क्लियर हो गया, यहाँ से ध्यान रखना। और एक हमारे टाइपिस्ट ने यहाँ पे गलती कर दी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जरूर करें, यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाला है पक्का। आगे क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा बड़ा छोटा सा है, बड़े छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाभिक वाले। कौन सा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बहुत, इसमें क्या है, मैं बोल रहा था क्वेश्चन डाल दिया, आंसर नहीं डाला। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ऐसे नाभिक, अब उसने पूछा है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक का अर्थ को उदाहरण देकर समझाइए। नाभिक वाला चैप्टर आ गया तीसरा अपना, परमाणु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, मीन्स प्रकाश का जो प्रभाव हो गया, परमाणु कर लिया, अब नाभिक पे आ गए। बड़ा सिंपल चैप्टर है ये। पहला बोला है समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। तो ऐसे नाभिक जिसमें क्या है, देखो समस्थानिक कौन होते हैं, जिनके स्थान समान होते हैं। कहने का मीन्स है, समस्थानिक का मीन्स ये है कि पीरियोडिक टेबल में उनके स्थान समान होने चाहिए। स्थान समान किसके होंगे, जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा। परमाणु क्रमांक किसका समान होगा, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। ये बोला है देखो, समस्थानिक ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और भी हल्का चाहिए तो बस इतना लिख देना, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा क्या है, समभारिक का मतलब जिसका भार समान होगा। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों का मीन्स होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है,
तो सीधी सी बात है भार भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भाग लगभग 0 मानते हैं। तो परमाणु का भार किसके कारण होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लॉन। इसका मीन्स अगर न्यूक्लॉन बराबर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो भार भी बराबर है। ये बोला उसने। क्या ऐसे नाभिक जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, आप सिंपल में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये आगे वाली आप लाइन छोड़ भी सकते हो। क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं, इजी वे में। ऐसे नाभिक क्या हो? दूसरा क्या बोला? समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक का मतलब सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन समान होंगे। सम का मीन समान, भारिक का मीन भार, तो भार समान होगा। सम का मीन समान, स्थानिक का मीन स्थान, तो स्थान समान होगा। तीनों को फुल फॉर्म भी है, सिंपल में समझना चाहो तो ऐसे नाभिक क्या होंगे जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सम न्यूट्रॉन के ना न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर? अब आता है नाभिक के द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं, और द्रव्यमान क्षति नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है। द्रव्यमान क्षति का मतलब क्या होता है? नाभिक की द्रव्यमान क्षति, क्षति का मतलब द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान, क्षति का मतलब कमी। अब देखो मान लो इसका मीन्स ये होता है, नाभिक किससे बना होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। अब माना हमने यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हो मैं यहाँ पे कि मैंने 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन लिए, और मैंने इन्हें मिलाकर, क्योंकि नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनता है, मैंने इनको मिलाकर नाभिक बनाया। अब रियल तो ये है कि जितना इनका वजन होना चाहिए इतना नाभिक का वजन होना चाहिए, लेकिन नाभिक का वजन इनके वजन से थोड़ा कम होता है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान की क्षति, द्रव्यमान की कमी। तो क्या है? हाँ, ये किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से या द्रव्यमानों से कुछ कम होता है। यह द्रव्यमान का अंतर नाभिक द्रव्यमान क्षति कहलाता है। अब आता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिक का मतलब नाभिक, संलयन का मतलब जुड़ना। अब क्या होगा? हल्के नाभिक जुड़ जाएंगे, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय का मीन्स नाभिक, और विखंडन का मीन्स टूटना, तो भारी नाभिक टूट जाएंगे। सिंपल में आप समझ सकते हो, हल्के हल्के नाभिक होंगे तभी तो वो जुड़ेंगे ना। ज्यादा भारी नाभिक हो जाएगा तो मजबूरी में उसे टूटना पड़ेगा। क्लियर? तो नाभिकीय संलयन क्या होगा? नाभिकीय संलयन का मतलब जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है। और जब दो भारी नाभिक लगभग दो बराबर हल्के नाभिक क्या होगा? हल्के नाभिक होगा, हल्के नाभिक में टूट जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये उदाहरण से मानता है, यहाँ पे उसने बाय मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दोनों पे डाल दें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। नाभिकीय संलयन खुद सोचो, हल्के हल्के जुड़ेंगे तो भारी तो हो ही जाएगा ना। संलयन भारी नाभिक बना दिया, जब भारी होगा वो टूटेगा तो हल्का तो हो ही जाएगा ना, तो हल्का हो गया। यही है, बड़ा सिंपल सा है कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। जब भारी नाभिक लगभग दो बराबर किसके? हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो हमारे 10 के 10 डेरिवेशन और लॉन्ग कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या है, हम क्या करेंगे, हम एक लेक्चर और लेंगे, तो 4 लेक्चर में कंप्लीट डेरिवेशन विद सॉल्यूशन विद क्वेश्चन के हमने कंप्लीट करें इतने कम टाइम में। 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो। मैं मानता हूं कि अगर आपको रिवाइज करना है तो 2 घंटे के अप्रॉक्स आपको लगेंगे पूरा फिजिक्स क्लियर। तो क्या है, आप अच्छे से देखें, पहली वीडियो भी नहीं देखें आप उसको भी देखें। आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।